हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बार जोर से बोलिए हर हर महादेव। फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम लोग प्रकाश में लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं। लाइट चैप्टर में पहला भाग हमने पढ़ लिया है। पहला भाग हमने आराम से विधिवत तरीके से देखा है। उसमें परावर्तन के बारे में हमने देखा है। परावर्तन क्या होता है, उसके दो नियम होते हैं, उसके बारे में हमने देखा। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दो नियम है इसके बारे में देखेंगे। प्लस आज हम लोग प्रिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे। प्रिज्म से जब लाइटें गुजरती हैं यूवी रेस तो 7 कलर में डिवाइड होती हैं। उस 7 कलर का बिल्कुल विधिवत हम लोग देखेंगे। इसके बाद एक चीज़ हम और पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों होता है, इसके बारे में भी हम लोग खुलासा करेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जैसे ही तीसरा भाग आएगा आपका, उसमें समतल दर्पण और हम लोग गोली दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। समतल दर्पण आराम से समतल होता है, उसकी फोकस बहुत ही लंबी होती है, अनंत पे होती है। उसमें जो इमेज बनता है समतल दर्पण में बेटा, अगर आपकी साइज, आप अगर अपनी पूरी इमेज देखना चाहते हैं समतल दर्पण में, तो आपको अपने साइज का बिल्कुल आधा, अगर आपकी हाइट 1 मीटर है तो आधे मीटर का ग्लास लेना पड़ेगा समतल दर्पण में, आप अपनी पूरी इमेज तब देख पाएंगे। ठीक है ना। और अगर आपको यह देखना है समतल दर्पण पे इमेज कैसे फाइंड होते हैं, कितने फाइंड होते हैं, अगर 10 समतल दर्पण हम ले लिए तो उस पर इमेज सर कितना बनेगा, तो उसके लिए एक फार्मूला है 360 अपान में एन। एन बराबर कितने आपके डिग्री हैं, कितने डिग्री पे आप ग्लास को झुकाए हुए हो, तो 360 अपान में एन। एन का मतलब एन भी बोल दीजिए, अभी थीटा डिग्री बोल दीजिए। 360 अपान में थीटा -1 बराबर एन होता है। देख लीजिए, एन बराबर 360 अपान में थीटा -1। थीटा अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो ग्लास है समतल वो 45 डिग्री पे झुक जाए, तो थीटा की वैल्यू 45 से अगर इसको काटेंगे बेटा, तो देख लीजिए कितने बार में जाएगा। यहाँ 45 से काटेंगे तो 5 यानी कि 9, 9 चौको 36, 0, 9 पचे 45, 5 उठे 40, 8 -1 यानी कि 7 इमेज आपके फाउंड हो जाएंगे। किस पे, जब आपका 45 डिग्री पर अगर कोई पैरेलल, कोई झुकाव हुआ है दो समतल दर्पणों का, तो इस तरह इसके बारे में हम बताएंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक है ना। फिर उसके बाद हम बढ़ चलेंगे आगे गोली दर्पण में। गोली दर्पण में 2 दर्पण होते हैं, एक उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है। यही दोनों दर्पण आपको पढ़ने हैं। वैसे होते तो हैं हजारों दर्पण, हजारों अगर बनाना चाहें तो हजारों बन जाएंगे, लेकिन हमें पढ़ना है केवल 2 दर्पण के बारे में बेटा। उत्तलोत्तल भी होता है, अवतलोत्तल होता है, अवतलोत्तल का फिर उत्तलोत्तल होता है, मतलब बहुत सारे दर्पण हो जाते हैं, लेकिन हमको सिर्फ 2 दर्पण के बारे में पढ़ना है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ चलेंगे लेंस की तरफ। फिर लेंस में भी देखेंगे उत्तल लेंस, अवतल लेंस। फिर आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा बेटा। आप बिल्कुल आराम से बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है आपको, आप पढ़ते चलिए, आराम से नोट्स भी प्रिपेयर करते चलिए। आप बिल्कुल परेशान न होइए, आपका चैप्टर, आपका सिलेबस हम खत्म करने की गारंटी लेते हैं। सिर्फ आप एक काम किया करिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे बेटा ना, तो हमको मोटिवेशन मिलेगा अंदर से कि हम कितना वीडियो दे दें, कितना कंटेंट्स आपको दे दें। देख रहे हैं ज्योग्राफी किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, ज्योग्राफी जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है बेटा ना, आपको बस समझ लीजिए कि बहुत मेहनत करने के बाद मतलब लाया जाता है आपके सामने कंटेंट। बस आप इसका थोड़ा सा अगर हमको भी प्रॉफिट देंगे शेयर करके ना, तो आपका प्यार हम यह समझेंगे कि हमारे बच्चे हमको भी थोड़ा सा मतलब कि हमारी जो कॉलेज चुनौती है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो बस आप एक्सेप्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक लाइए। आपका सिर्फ ये टारगेट होना चाहिए कि सर की वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सिर्फ। उसके बाद सारा कंटेंट्स मेरे ऊपर छोड़ दें। हम जिस तरह के कंटेंट्स लाते हैं, हर संडे को आपका टेस्ट होता है, वैसे बस आप फॉलो करते चलिए रेगुलरली। 100% आप यूपी टेट भी फोड़ के आओगे। लिख के देते हैं, अगर जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है, ज्योग्राफी जिस तरह पढ़ाया जा रहा है, जिस तरह हिस्ट्री पढ़ाई गई, तो वो फोड़ के आएगा, पक्का 100% फोड़ के आएगा। जिस तरह संस्कृत की क्लासेस चलाए जा रहे हैं, जिस तरह आपकी हिंदी चल रही है, जिस तरह आपका मैथ चल रहा है बेटा ना, अगर इस तरह पढ़ते हो तो 50 नंबर जीके आने वाला है ना। कहाँ से आएगा जीके 50 नंबर, इसी जगह से आएगा। और ज़्यादा पढ़ना है तो बहुत ही जल्द आपका यूपी टेट का भी क्लास लगेगा, लेकिन यहाँ नहीं, ऑनलाइन शिक्षण 2.0 पर। ऑनलाइन शिक्षण 2.0 अभी जाके सब्सक्राइब करिए। जितने जीके के क्लासेस हैं, हिंदी के क्लासेस हैं, पढ़ डालिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन जनरली सभी लोग देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन
आपको बात बताएं, प्रकाश मेरा नाम है और प्रकाश के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब कि प्रकाश प्रकाश के बारे में पढ़ा रहे हैं। ध्यान से देखिए, अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। आपने कभी भी किसी पहले डेफिनेशन बताते हैं, ध्यान सुनिए, लिख लीजिए। जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से, अपने गमन पथ से विचलित हो जाती है। जब विचलित होती है तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। बातें क्लियर हुई? नहीं क्लियर हुई तो अभी इमेज बनाएंगे, आराम से समझेंगे। जैसे अगर हम बोलते हैं यह हमारा क्या है, एक आधार है, यह आधार है बेटा, यह आधार है और यह हमारा अभिलंब है, अभिलंब किरण है जो कि हमारा यहाँ पे आपतित पॉइंट है। इस आपतन बिंदु पर एक किरण आके गिरती है जिसका नाम है क्या, आपतित किरण। आपतित किरण आके गिरती है आपतन बिंदु पर और अभिलंब पे एक बिंदु है जिसका नाम है आपतन बिंदु। यह बातें हम आपको कल डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो किरण आई बेटा ना, यहाँ पे सघन माध्यम है, यह ले लेते हैं सघन माध्यम है, डेंस मीडियम, रेयरर मीडियम। और यहाँ पे क्या है, विरल माध्यम है। यहाँ पे हवा है, मान लीजिए विरल है। देख ली भैया, मात्रा वगैरह में आप मत टेंशन लिया करिए, मात्रा वगैरह नहीं पूछता है एग्जाम में। कि मात्रा अगर बड़ी लिख दिए तो आपका 10 नंबर काट लेगा, छोटी जाना चाहिए, बड़ी लगा दिए तो 20 नंबर काट लेंगे। तो ऐसा थोड़े होता है एग्जाम में, उतना थोड़े चेक करते हैं। तो मात्रा वगैरह थोड़ा सा हमारा गलत हो जाता है तो इसको माफी दे दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो कॉन्सेप्ट देंगे ना, 100% श्योर कॉन्सेप्ट देंगे बेटा। सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में प्रकाश की किरण आती है तो क्या होगा, कभी आप मुक्का मारिए हवा में, आपको चोट लगेगी? नहीं लगेगी ना बेटा। चोट क्यों लगेगी, हवा में मुक्का मारेंगे तो हवा में कुछ है क्या, है हवा में, हवा है, हवा एक मीडियम है, लेकिन आपको चोट नहीं लगती क्योंकि वो विरल है ससुरा, मारते हैं तो इधर उधर छिटा जाता है। लेकिन कभी लाई की बोरी मारिए तो, लाई की बोरी मारेंगे कस के तो लगेगा, थोड़ा बहुत लगेगा झंझनाहा, मतलब कोई है जो कोच रहा है। जैसे कुंभकर्ण को जब उसके हनुमान जी की जो सुग्रीव की सेना जब पहुंच रही थी तो उसको लग रहा था कोई चुनचुना रहा है। उसी तरह आप कभी लाई के बोरे मारेंगे तो आपको लगेगा हाँ चुनचुना रहा है, लेकिन दीवार पे मारिए ससुरा तो हड्डियां टूट देगा बेटा। वो आपका जो बोन है ना, तुरंत एंकल आपका, मतलब जो आपका यह है ना फिंगर, तुरंत टूट जाएगा। अगर बाय द वे आप मजबूत है तो मार सकते हैं, लेकिन चोट तो आएगी, आपको लगेगा हाँ कोई ससुरा है हमारे बराबर का, है ना। तो इसी तरह जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई लाइन आती है, कोई प्रकाश की किरण आती है, तो सघन में थी, जो विरल में आया तो क्या होगा आपको पता, अभिलंब की ऐसे जाना चाहिए था, इसे ऐसे, लेकिन इधर मुड़ गई, अभिलंब की तरफ मुड़ गई। तो आप याद रखेंगे ये आपतन किरण है। कौन सी किरण है, आपतन किरण है। ये आपका कौन सा है, परावर्तन कहिए या फिर अपवर्तन, या आपतन किरण है या परावर्तन किरण है, परावर्तन बेटा, परावर्तन किरण है। आपतन किरण मतलब कि इस आपका इंसिडेंट रे, और अपवर्तित किरण बेटा, यह अपवर्तित किरण से बोलते हैं, इसे आपतन, इसे अपवर्तन, ठीक है, याद रखेंगे अपवर्तन, इसे आपतित किरण, इसे अपवर्तित किरण बोलते हैं। परावर्तन तो जब शीशे में निकलता है तब ना, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, अपवर्तित, ठीक है, यह चीज याद रखिएगा, अपवर्तित किरण। अब देखिए यहाँ पे इंसिडेंट मतलब आई, तो यहाँ पे आपतन कोण बना, यहाँ पे अपवर्तित कोण बना, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बनेगा ना, यहाँ पे। तो आप बताइए क्या आई बड़ा हुआ कि आर बड़ा हुआ? जाना चाहिए था ऐसे, जब ऐसे जाता था दोनों बराबर हो जाते, लेकिन जा रहा है कैसे, झुक के जा रहा है ना, तो जो आर है बेटा ना, सॉरी जो आई है ना, आई जो है वो बड़ा होगा आर से। तो याद रखेंगे जब भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में रे आती है तब अपने माध्यम से, अपने रास्ते से विचलित होकर अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इसे बोलते हैं क्या, सघन माध्यम से विरल माध्यम में रे का गुजरना। तो याद रखेंगे दो माध्यम में रे चलती है, पहला सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब की तरफ झुकती है, और जो इंसिडेंट रे होता है, इंसिडेंट एंगल होता है, बड़ा हो जाता है किससे, आर से। ये चीज याद रखेंगे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन की तरफ चलते हैं, तो इसमें ही दूसरा कंडीशन हमको देखने को मिल जाता है, अगर विरल माध्यम से आए कोई रे, ये आपका अभिलंब है, यहाँ पे विरल माध्यम है, यहाँ पे सघन माध्यम है, तो बस वही होगा। अब विरल से जब सघन में आ रहा है तो क्या होगा, एक मिनट बेटा हमने गलत बता दिया, एक मिनट रखेंगे, क्योंकि सघन से विरल में आ रहा था ना, तो यह वाला तो दूर जाएगा ना, बेटा, ये दूर जाएगा, सॉरी माफ करिएगा, ये दूर जाएगा, गलती हो गई, माफ करिएगा, ये दूर जाएगा ना, क्योंकि सघन से विरल में ना आ रहा है, सघन से जब विरल में आएगा तो दूर जाएगा। और लेकिन जब विरल से सघन में आएगा बेटा ना, यहाँ पे आपतन किरण होगा, आपतित किरण, और जब ऐसे जाना चाहिए था उसे, लेकिन ऐसे घुस गया, थोड़ा सा झुक के आ गया, तो जब झुका ना तो इसका जो एंगल होगा, यहाँ पे देख लीजिए आप, थोड़ा सा आर बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे एंगल आर बड़ा होगा, आर बड़ा हो जाएगा ना,
उसे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वह दूर हट के गया, दूर जा मतलब अविलंब से दूर हट गया। जब सघन से विरल में आया तो अविलंब से दूर हटा, और जब विरल से सघन में आएगा तो अविलंब की तरफ झुकेगा, क्योंकि सघन में आ रहा है ना, पहले खुले में घूम रहा था ससुरा, अब आ गया दीवाल, लड़ो, लड़ोगे तो हारोगे नहीं, हार के झुक गया। जब झुक गया ना तो क्या हो जाएगा बेटा, ये आर जो है ना आई से छोटा हो जाएगा, आई बड़ा होगा, आर छोटा हो जाएगा। यह विरल माध्यम का कहानी था, यह सघन माध्यम का कहानी है। यह विरल माध्यम का बेटा ये वाला, और ये सघन माध्यम का है। इसे आप नोट कर लेंगे कॉपी पे, एक बार और देख लीजिए। जब सघन माध्यम से विरल में आएगा तो अविलंब से दूर जाएगा, और आपका आर है मतलब कि जो आपका अपवर्तित एंगल है, आपतन एंगल है, वह अपवर्तन से मतलब आपतन एंगल से बड़ा हो जाएगा, मतलब इंसिडेंट एंगल छोटा होगा। किससे बेटा, जो आपका रिफ्लेक्ट होगा, जो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्ट होगा जो रे एंगल, उसका क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आई बड़ा हो जाएगा, ये अंदर आ रहा है तो आर छोटा हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, इसको आप नोट कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेशन आएगा तो आप लिख देंगे, ठीक है, 100% लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे आप देखते होंगे दो चीज़, कभी आपने जो मछली पकड़ने वाले होते हैं उनको कहा जाना चाहिए कि आप हवा में हो, अब पानी क्या है, दूसरा माध्यम है पानी में आप जब कटिया फंसाते हो बेटा, कसिया आप ऐसे लटकाए हो, तो जो मछली है, मछली को लगेगा कि आप मतलब आपको लगेगा, अनुभव होगा कि मछली नीचे है, लेकिन मछली नीचे होती है, जितना आप सोचते हो उससे काफ़ी नीचे होती है मछली, आपको लगेगा ऊपर है, लेकिन वो अपने मीडियम से आप देखते हैं, जब किसी माध्यम से देखते हैं, दूसरे माध्यम से देखते हैं ना, तो दूसरे माध्यम में आपको नजर आएगा थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि आप विरल माध्यम से देख रहे हो ना बेटा, विरल माध्यम से देखोगे सघन माध्यम में तो क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर ना दिखेगा, क्योंकि यह देखिए, या आप कैसे आ रहे हो, विरल से सघन में जा रहे हो तो अविलंब की तरफ झुक रहा है, अविलंब की तरफ झुक रहा है मतलब कि थोड़ा सा ऊपर आपको दिखेगा। जब थोड़ा सा ऊपर दिखेगा आपको ना, तो पता है तो आप क्या करोगे, कटिया ऊपर ही किए रहोगे, यह नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा सा नीचे करना चाहिए, जहाँ पे आपको दिख रहा है ना अपना टारगेट, उससे थोड़ा सा नीचे करेंगे तो मछली खट से फंस जाती है। यह काम वही जानते हैं जो मछली फंसाते हैं, है ना, हम फंसाते नहीं है, फिर भी जो अनुभव है, मतलब पढ़ाने से अनुभव है तो बता दिए आपको। एक बात और, आप कभी छोटा सा अपना प्रैक्टिकल कर सकते हैं, बाल्टी में सिक्का गिरा के, तो आप देखेंगे कि ऊपर सिक्का नजर आता है आपको, यह भी रिफ्रैक्शन के कारण होता है बेटा। रिफ्रैक्शन याद रखिएगा, अपवर्तन नहीं, सॉरी परावर्तन नहीं, अपवर्तन, अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है कि हमारा सिक्का ऊपर दिखता है। परावर्तन तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, हट गई अपने माध्यम से, आई टकराई चली गई, इसे परावर्तन बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। लेकिन जो रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है, उसको हम मीडियम देखते हैं, जो हमारा सिक्का ऊपर आ रहा है ना, दिख रहा है हमको, झलक रहा है, तो यह अपवर्तन के कारण होता है। बात क्लियर है, क्लियर होना चाहिए ये बातें आपको। अब हम आगे चलते हैं, हमने कल बताया था आपको ना, जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल जो होती है क्या हो जाती है, चाल, तरंगदैर्ध्य, तीव्रता बदल जाती है, बदल सकती है, चाल भी बदल सकता है, तीव्रता भी बदल सकता है, तरंगदैर्ध्य भी बदल सकता है, लेकिन केवल और केवल आवृत्ति नहीं चेंज होती है। कोई भी रे अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो चाल, तरंगदैर्ध्य, तीव्रता बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। इसको नोट कर लेंगे कॉपी पे। चलिए अब देखते हैं अपवर्तन के दो नियम हैं। अपवर्तन के कितने नियम हैं, दो नियम है बेटा, दोनों नियम आप लिख लें फटाक से, कॉपी पे लिखिए। पहला नियम आप लिखेंगे अपवर्तन के, पहला नियम, अपवर्तन का पहला नियम यह कहता है, आपतित किरण जो रे आती है और अपवर्तित किरण जो नीचे से निकलती है बेटा, जो दूसरे माध्यम में जाकर निकलती है, अपवर्तित किरण होती है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक समझ में आया कि नहीं, जो आपतन बिंदु होता है और अपवर्तित किरण होता है और आपतित किरण होता है, तीनों के तीनों किस बिंदु पे होते हैं, अभिलंब के बिल्कुल एक बिंदु पे होते हैं, उसे बोलते हैं पहला रूल। लिख लीजिए, मतलब होना चाहिए, तभी जाके हमारा ये घटना हमको देखने को मिल सकता है। दूसरा रूल यह कहता है, लिखिएगा ध्यान से, किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए, चाहे विरल हो चाहे सघन हो, किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग की प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर, अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है, और इसे ही क्या कहते हैं हम, स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। बेटा इसको लिख लेंगे कॉपी पे, आपको बहुत ही फायदा करेगा ये चीज़। डायरेक्ट पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो आप तुरंत बता देंगे स्नेल का नियम इसे कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम, साइन आई मतलब एक पहले वाले माध्यम के सापेक्ष है दूसरा माध्यम,
इस वजह से अगर आपको एक क्वेश्चन दे हम यहाँ पे आपसे बोले कि जो आपका कह लीजिए कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? पता है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए। कांच का अपवर्तनांक तो पता है क्या करेंगे? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बोला गया है तो लिखेंगे Ag, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो हमेशा वायु ऊपर रहेगा, तो यहां पे लिखेंगे वायु का अपवर्तनांक मतलब कि वायु की चाल बोलिए या फिर अपवर्तनांक बोलिए, चाल ही होगा बेटा। यहाँ पे अपवर्तनांक लिख दिए क्या? नहीं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए, आपसे ये पूछा गया है। तो आप लिखेंगे Ag, वायु का चाल। यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वायु का चाल बटे जो आपका कांच में जो प्रकाश की चाल है वहां पे हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर आपसे पूछा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए तो आप लिखेंगे Ag, मतलब A फॉर एयर, G फॉर ग्लास। अब लिखेंगे A ऊपर है यहाँ पे, तो एयर में मतलब वायु में प्रकाश की चाल बटे की कांच में प्रकाश की चाल। यह हो जाती है क्या? वायु के सापेक्ष कांच की प्रकाश की चाल। इस तरह निकालते हैं हम लोग, फार्मूला है था यह, आप बता सकते हैं। अभी इस पर हम क्वेश्चन एक कराएंगे आपको लास्ट में जाते जाते, ठीक है ना, आप करेंगे। अब देखिए हम आगे चलते हैं। तो आप एक चीज याद रखिएगा, अब नोट डाल के लिख लीजिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। किसी भी माध्यम का प्रकाश का चाल, किसी भी माध्यम में अगर प्रकाश की चाल जाती है, भिन्न भिन्न कलर में जाती है, तो भिन्न भिन्न रंग की दिखाई देती है। मतलब वहां पे रंग अगर भिन्न भिन्न है तो प्रकाश की चाल भी भिन्न भिन्न होगी बेटा। इसको आप लिख लेंगे, प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक में, मतलब किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के लिए भिन्न भिन्न होता है। ये लिख लेंगे, आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। यह पूछा जाता है क्वेश्चन, यहाँ से MCQ बन सकता है कि अलग अलग प्रकाश के चाल के लिए, अलग अलग प्रकाश के रंग के लिए प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा, समान होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, है ना। तो आप बता सकते हैं भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। लाल है तो लाल का अपवर्तनांक दूसरा होगा, अगर आपका पीला कलर है तो पीले के लिए दूसरा होगा, है? इस तरह अलग अलग होगा अपवर्तनांक, ये चीज याद रखेंगे। इसके बाद बेटा दूसरा आप लिखेंगे नोट बना के लिखेंगे इसमें, जो तरंग दैर्ध्य है, अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ाते हैं, पहले एक हम बना देते हैं आपको इमेज ही, देखिए ध्यान से। प्रिज्म, ये देखिए प्रिज्म है आपका, प्रिज्म है बेटा, ठीक है। इस प्रिज्म पे एक प्रकाश की चाल है, ये लंब है यहाँ पे, है ना। प्रकाश की चाल आई, प्रकाश एक लाइट आया, फोकस आया, यहाँ सोर्स से कोई, इस सोर्स से प्रकाश का यहाँ पे रे आया ऐसे, तो यहाँ पे गिरते ही यह क्या होगा? फैल जाएगा ऐसे, कई भाग में फैल जाएगा, ऐसे फैल जाएगा बेटा। देखिए 7 कलर में बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 1 7 कलर में बढ़ते ही फिर यह यहाँ पे क्या है? डेंस मीडियम है, फिर रेयर मीडियम में आ जाएगा। यहाँ पे डेंस मीडियम है, फिर रेयर मीडियम में आ जाएगा। डेंस मतलब सघन माध्यम, रेयर मतलब विरल माध्यम। फिर रेयर में आते ही वो ऐसे हो जाएगा सीधा, मतलब सीधा नहीं, अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलन होगा इसका, तो इस तरह विचलित हो जाएगा। इस तरह विचलित होने के बाद आपको पता है सबसे जो नीचे होता है, जो सबसे तेज फैल रहा है ना, उसे बोलते हैं वायलेट, मतलब बैगनी किरण, वायलेट। विग्योर आप सुने होंगे, VIBGYOR, यह विग्योर हो गया। V फॉर वायलेट मतलब बैगनी लिख लीजिए, बैगनी कलर। और उसके बाद बैगनी के बाद इंडिको मतलब जामुनी कलर। फिर उसके बाद आपका ब्लू मतलब नीला कलर। फिर उसके बाद ग्रीन मतलब हरा कलर। फिर येलो मतलब पीला कलर। फिर ऑरेंज मतलब कि आपका नारंगी कलर। इसके बाद रेड मतलब लाल कलर, लाल। अब देखिए सबसे तेज फैल कौन रहा है? बैगनी। जब सबसे ज्यादा बैगनी फैल रहा है बेटा, तो बैगनी मतलब अगर ऊपर से नीचे हम आते हैं, ऐसे आते हैं, तो जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यह जो बैगनी है उसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है, इस वजह से उसमें जो उसके फैलाव बहुत ज़्यादा है, वो फैल जाता है तुरंत गिरने के बाद। तो याद करेंगे ऊपर से नीचे अगर आए इस तरह, तो जो हमारा आवृत्ति का क्रम है वो बढ़ता चला जाएगा। सबसे कम R में होगा और सबसे ज़्यादा आवृत्ति बैगनी कलर में होगा। ये बात लिख लेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा आवृत्ति होगा वही किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा छेदेगा, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा, और उसी में एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। ये बात लिख लेंगे। और वह काफ़ी दूर तक न जाके मतलब इस पास में ही सिमट जाएगा, जिसका यूज हम लेते हैं रोशनी के लिए। कर लीजिए जैसे कि आप देखते होंगे
नीला कलर हो गया, आपका जो येलोइश कलर होता है, जो लाइट टॉर्च वगैरह जलाते हैं हम, तो क्यों 5 में लेते हैं, क्यों रेड नहीं लेते? रेड से भी तो हम लोग जला के जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप याद करिएगा, जो रेड का कलर होता है, रेड में आवृत्ति कम होती है, आवृत्ति जब कम है तो ज़्यादा दूर तक जाएगी, लेकिन हमको लाइट मतलब प्रकाश कम देती है, आवृत्ति कम होने के कारण वो प्रकाश कम देती है, उसका फैलाव कम होता है, इस वजह से बेटा उसका तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है। मतलब अगर यहाँ से अगर हम ऐसे चले ना, तो सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्ध्य है वो लाल का होगा, लाल किरण का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य होगा। जब सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य होगा तो सबसे दूर तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। तो मतलब कि इसका यूज हम कहाँ करते हैं, पता है आपको? जो आपका कह लीजिए कि प्लेटफॉर्म हो गया, जो आपका रोड व्यवस्था हो गई, मतलब कि आपका जो ट्रैफिक हो गए, तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि ट्रैफिक सिग्नल पे लाल का यूज क्यों करते हैं, तो आप तुरंत बताएंगे क्योंकि सर ने बताया था यहाँ पे मतलब जो लाल किरण है ना, वो काफ़ी दूर से हमको दिखाई देती है, क्योंकि उसकी एनर्जी सबसे कम होती है और उसकी तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, इस वजह से वो सबसे दूर से दिखाई दे सकती है हमें। इस वजह से उसे ट्रैफिक सिग्नल पे लगाया जाता है। ट्रेन मतलब कि जो आपका एरोप्लेन प्लेटफॉर्म हो गया, सारे जितने प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे खतरे का निशान है, सब जगह लगाया जाता है, जिससे कि दूर से हमें दिख जाए। बात क्लियर हो गई? जब इसका तरंगदैर्ध्य ज़्यादा है तो स्पीड ज़्यादा होगी, चाल ज़्यादा होगी। बात क्लियर है ना? तो यह चीज़ हम बताना चाह रहे थे आपको। ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा चार्ट, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं, अपवर्तनांक। सारे चीज़ों का अपवर्तनांक आपको बता देते हैं, जो बहुतों बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बेटा, आप लिख लीजिए। जैसे हमने अभी बोला ना, विभिन्न भिन्न भिन्न कलर के लिए भिन्न भिन्न प्रकाश के कलर के लिए भिन्न भिन्न अपवर्तनांक होगा, अलग अलग अपवर्तनांक होगा। कोई कलर अगर प्रकाश की किरण रेड में चली गई तो उसका अपवर्तनांक दूसरा हो जाएगा, अगर पीला में चले गई तो अपवर्तनांक दूसरा हो जाएगा, लेकिन आवृत्ति नहीं चेंज होगा बेटा। सारे चीज़ें चेंज हो जाएंगी, लेकिन आवृत्ति नहीं चेंज होता है, इतना ध्यान रखिएगा। अगर हम बोले वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, वायु का, इसे डायरेक्ट याद कर लीजिए, तो बताएंगे 1.003 होता है वायु का, हवा का अपवर्तनांक। अगर बोलेंगे बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है, बर्फ का, तो बोलेंगे बेटा बर्फ का होता है 1.31 होता है सर। हम कहे बहुत सही बेटा। अगर बोलेंगे जल का अपवर्तनांक कितना होता है, जल का मैक्सिमम बार आपके डीएलएड में पूछा गया है, आपके यूपी टेट में भी पूछा जाएगा, आपके सुपर टेट में भी पूछा जाएगा, हर जगह पूछा जाएगा बेटा। तो जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो बता देंगे 1.33 होता है, मतलब कि इसे भी बोल सकते हैं 4/3 भी बोल सकते हैं। अब 4/3 को जब आप ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद आपका हीरा, हीरा का अपवर्तनांक बता दीजिए, हीरे का, तो हीरे का अपवर्तनांक सर कितना होता है, बता देंगे 2.42 होता है, 2.42 मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद अगर बोले क्राउन कांच, क्राउन कांच, फ्लिंट कांच, आप पढ़े होंगे, कांच के मैक्सिमम टाइप हैं। जो क्राउन कांच है बेटा, फ्लिंट कांच है, जो आपका क्राउन कांच जैसे ग्लास वगैरह बनाने में यूज होता है, जो आपके बल्ब वगैरह होता है ना, ट्यूबलाइट वगैरह, उसमें यूज होता है क्राउन कांच, क्राउन कांच। अब बताइए क्राउन कांच में कितने इसका कितना अपवर्तनांक होता है, तो बता देंगे सर इसका अपवर्तनांक होता है 1.51 होता है। इसके बाद अगर आपसे पूछें तो आप बताइए फ्लिंट कांच का कितना होता है, फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, लिख लीजिए, सब पूछा जाएगा। फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तुरंत आप बताएंगे फ्लिंट कांच का जो सर होता है 1.65 होता है। गुड बेटा, आगे चलिए। अब बता दिए वाइन, एल्कोहल का कितना होता है, एल्कोहल मतलब एथिल एल्कोहल, C2H4OH, ये होता है ना H5OH होता है, ये H5OH होता है बेटा, ये होता है C2H5OH, ये होता है एथिल एल्कोहल। मिथ एथ हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, आप पढ़ लीजिए, है ना। इस एल्कोहल का कितना हो जाएगा अपवर्तनांक, तो बता देंगे एल्कोहल का जो अपवर्तनांक होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, तो बता देंगे 1.36 हो जाएगा। लेकिन अगर बोले केरोसिन ऑयल का, जो मिट्टी का तेल होता है, केरोसिन ऑयल का, केरोसिन, तो आप बता देंगे केरोसिन का सर जो होता है अपवर्तनांक वो होता है 1.44 होता है, 1.44 होता है। हम बोलेंगे सर क्वार्ट्ज का बता दीजिए, क्वार्ट्ज बता दीजिए, क्वार्ट्ज का कितना हो जाएगा अपवर्तनांक, तो आप बोलेंगे 1.46 हो जाएगा। यह चीज़ आप याद कर लीजिए, इसे बहुत ही जरूरी है बेटा, इसे याद कर लीजिए। चलिए इरेज कर दें, बहुत सही। अब लास्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं बेटा। जब कोई प्रकाश की किरण, ध्यान सुनिएगा, हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन बेटा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, ध्यान से लिखते चलिए। जब कोई प्रकाश किरण बेटा, जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में
किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। इसके पहले हम क्रांतिक कोण बता दें क्या आपको? चलिए रुक जाइए 1 मिनट, इसके पहले क्रांतिक कोण पहले समझ लीजिए क्या होता है, फिर यहाँ पे चलते हैं, क्योंकि इसमें क्रांतिक कोण की बात हुई है ना। क्रांतिक कोण, देखिए क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण क्या होता है? जैसे कि यह माध्यम आपका है, ये सघन माध्यम है, सघन है, डेंस, ये आपका सघन माध्यम है, ये आपका रेयर मीडियम है जिसको बोलते हैं विरल, विरल माध्यम बिठाया। अब यह अभिलंब है आपका, और यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, 1 मिनट, प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है सघन से, जब सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा? तो अभिलंब से दूर जाएगी, अभिलंब से ऐसे दूर चली गई, दूर चली गई, अभिलंब से दूर चली गई, तो अगर हम इसको बढ़ा दें, इस जो प्रकाश आ रही है इसको हम ऐसे झुका दें, ऐसे जैसे जैसे झुकाते जाएं तो ये बढ़ती चली जाएगी, फिर इसको ऐसे झुकाएं तो ये भी और बढ़ जाएगी, फिर इसे ऐसे झुका दें तो ये सीधा का सीधा ऐसे आ जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब प्रकाश की किरण अपने सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब आएगी तो इतना इसको झुका देंगे हम, इतना झुका देंगे बेटा कि जिस माध्यम में आएगी उसी माध्यम में निकल जाएगी। समझे कि नहीं? मतलब इस सघन माध्यम में आते ही वो सघन माध्यम में आकर और सघन माध्यम से अपवर्तित भी हो जाएगी। इसका आपतन जो होगा सघन में होगा और अपवर्तन भी सघन में हो जाएगा। तो इस ऐसे क्रिया को मतलब कि क्रांतिक कोण में जब उसका जो ये वाला एंगल है बेटा ना, इतना बढ़ा दें, इतना बढ़ा दें कि वो अपने सेम माध्यम में, उसी माध्यम में वह क्या हो जाए? अपवर्तित हो जाए। तो इस पूरे फिनोमेना को क्या बोलते हैं? हम क्रांतिक कोण बोलते हैं। याद आया? अब ध्यान समझिए, अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सघन माध्यम में, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। यह देख रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री होता है, वह क्रांतिक कोण कहलाता है, वह क्रांतिक कोण कहलाता है। अब यह तो हो गया हमारा क्या, यह तो जो लाइन यहाँ से चली गई ये तो हमारा आ गया किसमें? पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। लेकिन अगर यह इसी माध्यम में जाए और इसी माध्यम में लौट जाए तो इसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर लेकिन 90 डिग्री का एंगल बना ले ऐसे तो इसे बोलते हैं बेटा क्रांतिक कोण। दोनों में समझ में आ गया? क्योंकि हमने बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एक स्थिति ऐसी आई कि यहाँ पे हम लाइट बढ़ा दिए, यहाँ पे लाइट डाल रहे हैं तो ये सीधी हो गई, इसे बोलते हैं क्रांतिक कोण। लेकिन थोड़ा सा और नीचे किए तो उसी माध्यम में चली गई, इसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जिस माध्यम से लाइट आती है अगर उसी माध्यम में लाइट चली जाती है उसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन बेटा। अब ध्यान से डेफिनेशन लिखेंगे, पहले क्रांतिक कोण का लिखिए, ध्यान से लिखिए। सघन माध्यम में बना हुआ कोण, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है उसे बोलते हैं क्रांतिक कोण। बात क्लियर है? अब क्रांतिक कोण आपको पता होना चाहिए, क्रांतिक कोण का यह वाला फिगर आप बना लेंगे। बात क्लियर है? अब आगे चलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की तरफ, जो हम बताने जा रहे थे आपको। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है सर? जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। जो आपतन कोण का मान होता है, आपतन कोण का मान जो था बेटा ये वाला, वो क्या था? वह क्रांतिक कोण से अधिक हो गया था। जब क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो वही किरण बेटा जो आती है वो अपने ही माध्यम में लौट जाती है। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बात क्लियर है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम इसका कुछ आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे का टिमटिमाना, क्योंकि आपको पता है टिमटिमाना बेटा क्यों टिमटिमाते हैं? पता है आपको? क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में धूल कण है, धूल कण छोटे छोटे हैं जो कि इधर उधर भटक रहे हैं, सब उड़ रहे हैं सब इधर उधर, और उड़ने की वजह से उनके जो हमारा जो लाइट है ना, जो ऊपर बहुत तारा है, बहुत ऊपर है, तो वो क्या करता है? वो थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। थोड़ा थोड़ा दिखाई देने के कारण जब इधर उधर धुंधला टाइप के हमको दिखता है तो वही चमकता हुआ हमको दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन बेटा। ठीक है ना? और वो एक रिफ्लेक्शन का भी कारण हो जाता है, जो आपका अपवर्तन होता है इसका भी कारण होता है, लेकिन धूल कण के कारण नहीं, वो थोड़ा सा टिमटिमाना जो होता है उसका रिफ्लेक्शन का कारण होता है। वो बातें हम कभी और करें। जैसे हीरा में जो लाइट इंटर करती है वो लाइट बहुत ही देर में बाहर निकलती है, इधर उधर लड़ती रहती है, लड़ने की वजह से वह इधर उधर भटकने की वजह से उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है ना। जैसे कि आप कभी जो बालू वाला इलाका है, जो कि बलुइस इलाका है, जैसे राजस्थान का जो हो गया आपका थार मरुस्थल हो गया, सहारा मरुस्थल हो गया, इन सब जगह जब जाते हैं ना तो दूर से देखेंगे ना तो वहाँ पे आपको दिखेगा पास में ही पानी है, थोड़ा सा आगे जाएंगे पानी मिल जाएगा,
लेकिन जब वहाँ पहुँचेंगे तो पानी नहीं रहेगा ससुरा, फिर आगे जाएंगे सोचेंगे पानी मिल जाएगा, लेकिन फिर पानी नहीं मिलेगा। तो मतलब क्या हुआ, वहाँ पे जो लाइट आ रही है ना, उसी माध्यम में वो चली जा रही है। इस वजह से आपको वहाँ पे पानी का माध्यम नजर आता है। जैसे कभी आप रोड पे जब साइकिल चलाते हुए जाते हैं तो आपको लगता है थोड़े से आगे, मतलब कि अगर बाइक वगैरह से भी जाते हैं, बहुत तगड़ी धूप है, तो आपको रोड पे लिखेगा अरे चमक रहा है, काफ़ी दूर चमक रहा है, तो वहाँ पे भी यही कारण होता है, पूर्णांतिक परावर्तन। ठीक है ना, बात आप लिख लेंगे बेटा अच्छे से। अगर एक कारण और पूछें आपसे, जो सुबह सूरज की रोशनी हमको लाल लाल दिखाई देती है, इसका कारण क्या है, तो आप बोलेंगे सर इसका कारण हमें पता है, इसका कारण अपवर्तन है बेटा, रिफ्लेक्शन है। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है जो लाल किरण होता है, ये रिफ्लेक्शन कर लीजिए, लाल किरण देखते हैं, लाल किरण सबसे ज़्यादा उसकी दूर जाने की पेनिट्रेशन, मतलब उसका तरंग सबसे ज़्यादा होता है लाल किरण का। इस वजह से हमारे आंख में लाल किरण सबसे पहले पहुंचती है। वो होता है तरंग दैर्ध्य का कारण भी कर सकते हैं आप उसे, अपवर्तन का कारण भी कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा, ये सारी पॉइंट रही, अगर आप इसे नोट कर लेते हैं तो शायद ही आप कोई मार्क्स अपना छोड़ पाएँ। यहाँ से सारे पॉइंट आपको कवर कर सकते हैं। आगे अब हम स्टार्ट करेंगे गोली दर्पण, समतल दर्पण, यहाँ से पूरा लेंस वगैरह पढ़ाते हुए चलेंगे। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको जानना चाहिए बेटा। जो थ्योरी की क्लास नहीं करते हैं बच्चे, उनको बोलिए, आप शेयर करिए, उनको पढ़ाइए बेटा, आपकी जिम्मेवारी है। अब ये तारे के कलर में नीला तारा कलर होता है, पीला भी होता है और लाल भी होता है, लाल भी होता है। जो नीला तारा का कलर होता है बेटा, ये नया होता है, बिल्कुल न्यू होता है, और ये काफ़ी जलने वाला होता है, बहुत ही ज्वलनशील होता है। यह बिल्कुल बचपन अवस्था होता है, जिसको बोलते हैं बचपन में लोग बहुत खिलखिलाते हैं ना, इस तरह नीला में जो स्टार होता है, नीला स्टार होता है, उसे न्यू स्टार बोलते हैं, नया स्टार बोलते हैं, ताज़ा स्टार बोलते हैं, सबसे जलने वाला, सबसे मतलब ज्वलनशील स्टार बोलते हैं बेटा, है ना, सबसे चमकदार। और उसके बाद पीला, जैसे हमारा सूरज है, अब वो खत्म होने के कगार पे आ रहा है, जब खत्म होगा तो उसका रोशनी कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। फिर उससे जब थोड़ा डाउन होगा तो लाल हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ तारा बन के गिर जाता है, लोग कहते हैं मांग लो मांग लो मांग लो, जल्दी से मांग लो, कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो कुछ होता नहीं है, वो पुच्छल तारा होता है बेटा। कह लीजिए कि आप एस्ट्रॉयड्स होते हैं, जो कि हमारे जो ग्रह है ना, उसके जो आपका अर्थ है और मंगल ग्रह है, उनके बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है। सॉरी, मंगल बोल रहे हैं, अर्थ मंगल बोल रहे हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है। एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है, जिसके यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर टाइप में हैं जो घूमते रहते हैं, उसी के साथ ससुरा सब टूट के गिरते हैं। ठीक, उसी को बोलते हैं हम लोग मांग लो कुछ मिल जाएगा। हाँ, वह सब भी होते हैं। कह लीजिए आपके स्टार जो होते हैं पुराने हो जाते हैं, वो जलते हुए गिरते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में आते हुए जल जाते हैं, इस वजह से हमको लगता है कि पुच्छल तारा है, ससुरा मांगो कुछ मिल जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन आप करेंगे बेटा, अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? द्रव में अंशतः, पहला क्वेश्चन आप आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, अंशतः डूबी हुई छड़ टेढ़ी क्यों दिखाई देती है, पहला क्वेश्चन लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आप बताएंगे, मृग मरीचिका प्रकाश के किस गुण के कारण बनता है? अभी हमने बताया मृग मरीचिका, वही बालू वाला जो हमने बताया आपको, मृग मरीचिका प्रकाश के किस गुण के कारण बनता है? प्रकाश के किस गुण के कारण बनता है, यहाँ लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप बताएंगे, ये फार्मूला है, मतलब कि आपका न्यूमेरिकल है, यदि प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री व अपवर्तन कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम का अपवर्तनांक बताइए। चलिए, अपवर्तनांक बताना है आपको। यह सिंपल है दोस्तों, आपको बताए थे ना, साइन आई अपान साइन आर, स्नेल नियम, यहाँ नियतांक था, तो आपको इसी का मान बताना है, अपवर्तनांक बताना है। साइन आई का मान 90 हो जाएगा, साइन आर का मान यह हो जाएगा, लग दीजिए। साइन 90 का मान आपका क्या हो जाएगा, साइन 90 का मान और साइन 30, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। अब 2 ऊपर चला जाएगा, तो अब आंसर कर सकते हैं इसका क्या आंसर आएगा, है ना, एन की वैल्यू। तीनों क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, वीडियो खत्म होते ही। चलिए, धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा शेयर किया करिए, और शेयर करने से आपको ही फायदा होगा, है ना, आपको फायदा होगा, आपको पता है। आप शेयर क्या करिए, लाइक जो बच्चे नहीं करते हैं लाइक कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले समय में नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे बेटा। चलिए, धन्यवाद।